चलिए जी, आइए और फिर से एक और सेशन स्टार्ट करते हैं जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। वो है स्टार्स। क्या? स्टार्स यानी तारे। तारों के बारे में आपने सुना होगा, देखा तो होगा ही। भैया नज़र उठा दोगे रात में तो तारे दिख जाएंगे, है ना। कभी कभी दिन में भी तारे दिख जाते हैं। तो देखे होंगे आपने दिन में भी तारे, है ना कभी तो ऐसे बवाल पीछे पड़ ही जाता है कि आपको दिन में तारे नजर आ जाते हैं। तो उन्हीं तारों के आज निर्माण के बारे में जानेंगे और उनसे जुड़े जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट और तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले इनके निर्माण के बारे में जान लेते हैं। निर्माण के बारे में आप जाने उससे पहले आप एक शब्द जानिए, नेब्यूला। क्या? नेब्यूला। नेब्यूला क्या होता है? सिंपल भाषा में समझिए कि धूल एवं गैस के जो बड़े बादल होते हैं, धूल एवं गैस, ध्यान रखिएगा, धूल एवं गैस के बड़े बादल। ऐसे ही डेफिनेशन पूछ लेगा आपसे और पीवाई को उठाकर देख लेना, कहीं ना कहीं ये पूछा भी हुआ होगा। ठीक है। और इसमें जो मुख्यतः गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही वो गैस है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा प्रदान कर रखी है। ऊर्जा का स्रोत ब्रह्मांड का हाइड्रोजन ही है। हर तारे की ऊर्जा का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन। और आपके पास जो प्रकाश पहुंचता है सूर्य का, उसका सोर्स क्या है? हाइड्रोजन। तो धूल एवं गैस के बड़े बादल क्या कहलाते हैं? नेबुला। अब नेबुला के बाद आपको समझना है स्टेलर नर्सरी। स्टेलर नर्सरी क्या होता है? अच्छा, नर्सरी क्या होता है? स्टेलर को छोड़िए, नर्सरी क्या होता है कि नर्सरी जब आप बोलते हैं तो अब वहाँ आपको क्या मिलते हैं? वहाँ आपको मिलते हैं छोटे छोटे पेड़ पौधे, यानी कि ऐसे छोटे पौधे मिलते हैं जिनको बाद में आप अपने घर ले जाकर लगाएंगे तो बड़े हो जाएंगे। वैसे स्टेलर से मतलब होता है तारकीय। तारकीय नर्सरी, यहाँ मतलब जहाँ छोटे तारे मिलेंगे, यानी वो तारे, यानी तारे के बीज टाइप मिलेंगे जो बाद में बड़े तारे बनने वाले हैं, पेड़ की तरह एकदम। स्टेलर नर्सरी का शाब्दिक अर्थ क्लियर है, टेक्निकल अर्थ पर आते हैं। स्टेलर नर्सरी क्या है कि ऐसा नेबुला, नेबुला का है धूल एवं गैस का बड़ा बादल, तो ऐसा नेबुला जिसमें स्टार यानी तारे के बनने की परिस्थितियां मौजूद हो, सिर्फ परिस्थितियां मौजूद हो, यानी कि वहाँ एक्टिव स्टार फॉर्मेशन की परिस्थितियां मौजूद हो। अभी तारा बनना स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ बनने की परिस्थितियां मौजूद हैं, यानी वहाँ बीज है, वहाँ खाद है, वहाँ पानी है, और कभी भी वो जो बीज है बड़ा हो सकता है। तो स्टेलर नर्सरी आपको समझ में आ गया? ठीक है। ये क्वेश्चन है, नेबुला क्या है ऐसे ही पूछ लेगा, स्टेलर नर्सरी क्या है ऐसे ही पूछ लेगा, और वहाँ यही लाइन लिखी हुई आपको मिलेगी। ये मत सोचिएगा कि कोई और लाइन लिखी मिलेगी। तीसरा जो हमारा टर्मिनोलॉजी है, इसी के दम में नेबुला पढ़ा, नेबुला से क्या बना? स्टेलर नर्सरी। अब स्टेलर नर्सरी से क्या बनेगा? प्रोटो स्टार। क्या बनेगा? प्रोटो स्टार, जिसको हिंदी में बोलेंगे आदि तारा। आदि तारा, आदि बोलते हैं मतलब जो अभी प्रारंभ हो रहा है, आदि मतलब जो प्रारंभ हो रहा है। ठीक है। तो प्रोटोस्टार क्या होता है? ये तारे के जन्म का एकदम प्रारंभिक स्वरूप होता है। जैसे मानिए कि बीज अभी अभी निकला है, बीज से पेड़ निकला है और उसमें एक दो पत्ती ही निकली है, तो वही स्वरूप होता है प्रोटो स्टार तारे के संदर्भ में। ठीक है। तो ऐसे समझिए कि जो ये आपने धूल और गैस का बादल देखा ना, नेबुला, नेबुला में स्टार एक्टिव फॉर्मेशन हो रहा है। स्टार मतलब एक्टिव स्टार फॉर्मेशन की परिस्थितियां मौजूद है। अब उसमें धीरे धीरे तारे का निर्माण होना शुरू होगा। कैसे शुरू होगा? तो उसमें पहले गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें घूम रही हैं, ये नेबुला भी घूम रहा है, और नेबुला में एक और चीज जोड़ ली है कि घूमते धूल एवं गैस के बड़े बादल, घूमते हुए हर चीज घूम रही है। ये भी घूम रही है, स्टेलर नर्सरी भी घूम रही है। और जब ये घूम रही होती है ना, तो घूमते घूमते इनमें जो टकराव बढ़ता जाता है, इनके कणों में टकराव बढ़ने से क्या होता है कि इनकी ऊर्जा का ह्रास होता है। तो जो बाहर की सतहों में जब ऊर्जा का ह्रास होता है तो ये केंद्र की तरफ झुकने लगते हैं, और केंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण है वो कदम दर कदम एकदम बढ़ता जाता है। तो उसी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ये पूरा के पूरा गैसीय पिंड ऐसे सिकुड़ने लगता है अंदर की तरफ। और जब ये सिकुड़ेगा
तो जो इसके अणु हैं वो और ज्यादा टकराएंगे, क्योंकि अब क्षेत्रफल क्या हो गया, कम हो गया। तो इससे क्या होता है कि तापमान बढ़ने लगता है। अच्छा, तापमान बढ़ने लगता है और जब ये सिकुड़ता जाएगा तो इसका घनत्व भी बढ़ने लगता है। परंतु अभी इसमें जो नाभिकीय संलयन है, जो न्यूक्लियर फिशन है, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ना। इसका घनत्व बढ़ेगा और तापमान बढ़ेगा। किसका? इस बादल का, इस स्टेलर नर्सरी का घनत्व बढ़ने लगा, तापमान बढ़ने लगा, लेकिन अभी नाभिकीय संलयन प्रारंभ नहीं हुआ है। तो ये परिस्थिति क्या कहलाएगी? यही परिस्थिति कहलाएगी प्रोटो स्टार, जिसमें अभी नाभिकीय संलयन स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है। अब चौथी स्टेज आती है। क्या आती है? चौथी स्टेज। यहां से माने तो चौथी स्टेज नेबुला को लगाकर, अदरवाइज तीसरी स्टेज है नेबुला को हटाकर, और नेबुला को हटा दें तो तीसरी ही स्टेज है। तो तीसरे चरण में तारा हो जाता है पूर्ण, और इस तारे को पूर्ण बनाने वाली कौन सी चीज होती है? वो होती है नाभिकीय संलयन। वो होती है नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम में बदलना प्रारंभ कर देती है, और जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है तो उससे बहुत ज्यादा ऊर्जा निर्मित होती है, और उस ऊर्जा से पूरा के पूरा तारा प्रकाशित हो उठता है। तो पूर्ण तारे के बारे में देखिए, पढ़ते हैं। आदि तारा जब सिकुड़ता जाता है तो गैस के बादलों में परमाणुओं की टक्करों की संख्या बढ़ने लगती है। ये मैंने आपको बताई ऊपर बात। और जब परमाणुओं की टक्कर बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? घनत्व बढ़ेगा, और सॉरी तापमान बढ़ेगा। और जब वो सिकुड़ता जाएगा तो क्या बढ़ेगा? उसका घनत्व बढ़ेगा। और इस वजह से वहां नाभिकीय संलयन की जो परिस्थितियां हैं वो मौजूद हो जाती है। इससे हाइड्रोजन हीलियम में बदलना प्रारंभ हो जाता है, और यही प्रक्रिया कहलाती है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन ही वो प्रक्रिया है जिसके दम पर पूरा के पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, जिसके दम पर पूरी पृथ्वी पर हर एक पेड़ जन्म लेता है, और हर एक पेड़ जन्म लेने की वजह से हर एक इंसान ऑक्सीजन ले पाता है। तो पूजा करनी है आपको किसी की, तो नाभिकीय संलयन की कीजिए, इस केमिकल थ्योरी की कीजिए, क्योंकि इसकी वजह से ही सब कुछ जिंदा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब पूर्ण तारा बन गया, हाइड्रोजन से हीलियम बनना स्टार्ट हो गई। तो अब क्या? अब भी होगा कुछ ना कुछ। जो चीज पैदा हुई है वो खत्म भी होगी कुछ समय पश्चात। ऐसा ये समय कोई 1-2 मिनट नहीं होता, लाखों करोड़ों साल होती है। ठीक है। तो कुछ समय पश्चात जो इसका केंद्र होता है, जो कोर होता है, वहां हीलियम की प्रधानता हो जाती है। क्यों हो जाती है हीलियम की प्रधानता? क्योंकि इसके केंद्र में जो हाइड्रोजन होती है वो पूरी के पूरी हाइड्रोजन खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि उससे हीलियम बन जाता है, यानी कि पूरी हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाती है। और केंद्र में जब हीलियम की प्रधानता हो जाती है और हाइड्रोजन खत्म हो जाती है, तो क्या होता है इससे कि केंद्र में दबाव थोड़ा कम होने लगता है। केंद्र में क्या होने लगता है? दबाव कम होने लगता है, जिस वजह से तारा और ज्यादा सिकुड़ने लगता है ना। ठीक। तो यहां तक आपने समझ लिया पूर्ण तारे की कंडीशंस। अब एक बेहतरीन चरण स्टार्ट होता है। क्या? अब आपको थोड़ा सा फोकस देना पड़ेगा। इसका जो चौथा चरण है ना, वो चरण है लाल दानव तारा चरण। इसमें क्या होता है भैया? तो इसमें ये होता है कि देखिए, जब पूर्ण तारा बन रहा था तो उसके कोर का जो हीलियम था, मतलब जो हाइड्रोजन था, वो तो हीलियम बन गया। अब आती है बाहरी सतह की बारी। तो अब इसके जो बाहरी परत है, वहां हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होने से ऊर्जा विकिरण की तीव्रता घट जाती है। यानी कि जो बाहरी सतह है भैया, वहां पर भी अब हाइड्रोजन धीरे धीरे कम होने लगेगी। और जब धीरे धीरे कम होने लगेगी तो जो प्रकाश उससे निकल रहा था वो भी कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि भैया नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कम हो जाएगी। तो इस वजह से क्या होता है कि इस तारे का रंग बदलकर लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? इस तारे का रंग बदलकर लाल हो जाता है। और लाल होने के बाद अब देखिए, केंद्र में हाइड्रोजन खत्म
और सतह की हाइड्रोजन भी खत्म होती जा रही है। तो ये लाल हो गया, तो इसको कहेंगे लाल दानव तारा। अब ये अंततः जो हीलियम होती है वो कार्बन में बदल जाती है और कार्बन पूरा के पूरा भारी पदार्थों में बदल जाता है, जैसे कि लोहा। इसको आप एज ए लाइन याद रखिएगा, अभी मैं आगे इसको समझाने वाला हूँ। हीलियम किस में बदलेगा? कार्बन में। कार्बन किस में बदल जाएगा? अंततः लोहा में। ठीक। तो जब लाल दानव तारा बन जाता है ना, तो भाई इसके बाद एक जरूरी स्टेज आ जाती है। क्या? इसके बाद दो परिस्थितियां बनती हैं। क्या है भैया वो दो परिस्थितियां? बता दें? बता दीजिए। देखो, अब जब लाल दानव तारा बन चुका है, तो एक व्यक्ति हुए बोस नाम के, कौन? सॉरी, चंद्रशेखर नाम के, एस चंद्रशेखर, जिनका पूरा नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। उन्होंने इस लाल दानव तारे के बाद की एक परिस्थिति बताई। क्या बताई? कि भैया देखो, ये जो लाल दानव तारा है ना, रेड जाइंट स्टार, अब अगर इसका द्रव्यमान, क्या इसका द्रव्यमान यानी मास, अगर इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना, यानी कि सूर्य का द्रव्यमान लो, उसमें 1.44 की गुणा करो। अगर इस लाल दानव तारे का द्रव्यमान इस वैल्यू से कम है, इस वैल्यू से कम है, तो ये लाल दानव तारा अंततः भैया क्या बन जाएगा? लाल दानव तारा बन जाएगा श्वेत दानव तारा, श्वेत वामन तारा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाइट ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ। और अंततः ये व्हाइट ड्वार्फ क्या बन जाएगा? ब्लैक ड्वार्फ, यानी काला वामन। अब ये जो बात थी ये तो बड़ी भयंकर थी भैया, कि ये क्या कह दिया। तो ये ऐसा था, इसको जो अभी मैंने बताया ना, सूर्य का द्रव्यमान गुणा 1.44, सूर्य का द्रव्यमान गुणा 1.44, इसको दिया एस चंद्रशेखर ने, जिनका पूरा नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इसलिए इसको चंद्रशेखर सीमा कह दिया गया। ये किसकी सीमा है? ये वो सीमा है कि जहां जाकर लाल दानव तारा या तो श्वेतवामन तारा बन जाएगा, या फिर वो दूसरी परिस्थिति में चला जाएगा। वो दूसरी परिस्थिति क्या है वो तो भैया हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो अभी हम इस चंद्रशेखर सीमा के बारे में जान लेते हैं, जो कि है 1.44 गुणा सौर द्रव्यमान। ठीक। क्या है? 1.44 गुणा सौर द्रव्यमान। अब ये द्रव्यमान को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं आप कि ये श्वेत वामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है। ऊपरी सीमा कैसे? कि जैसे लाल दानव तारा है, रेड जाइंट स्टार है, ये कब बनेगा श्वेत वामन तारा? ये तब बनेगा जब इसका द्रव्यमान इस वैल्यू से कम होगा, इस वैल्यू से कम होगा। तो कम हुआ तो क्या हुआ? ये श्वेत वामन बन जाएगा। और तो श्वेत वामन का मैक्सिमम द्रव्यमान कितना हो सकता है भैया? श्वेत वामन का मैक्सिमम द्रव्यमान इतना हो सकता है। अगर द्रव्यमान इससे ज्यादा हो गया तो फिर वो दूसरी कंडीशन में पहुंच जाएगा। और वो दूसरी कंडीशन क्या है अभी आगे बताएंगे, थोड़ा सब्र रखिएगा, थोड़ा सब्र रखिएगा। तो आप समझ गए कि अगर 1.44 सौर द्रव्यमान से कम है तो उससे नीचे होते ही ये बन जाएगा श्वेत वामन, और इससे ऊपर होते ही ये बन जाएगा कुछ और। तो इसीलिए कह देते हैं कि श्वेत वामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा क्या है? 1.44 गुणा सौर द्रव्यमान। और जिसे हम क्या बोलते हैं भैया? चंद्रशेखर सीमा। ठीक। और इसको एक और नाम से जाना जाता है। कैसे? कि इस सीमा से बाहर के तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। किस सीमा से? चंद्रशेखर सीमा से। यानी कि जो भैया ये जो नीचे वाले तारे हैं ये तो ठोस पदार्थों में बदल जाएंगे अंततः, लेकिन इससे ऊपर वाले जो तारे हैं, इस सीमा से बाहर वाले जो तारे हैं, वो आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। यानी अंततः उनकी मृत्यु अपने आप में हो जाती है। कैसे हो जाती है? बस थोड़ा सब्र रखिए, डिस्कस कर रहा हूँ मैं, क्रम से डिस्कस करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको उलझाना नहीं चाह रहा। ठीक है। तो चंद्रशेखर सीमा के बारे में आपने 3 चीजें जानी। पहली कि इसकी वैल्यू 1.44 गुणा सौर द्रव्यमान होती है। सौर द्रव्यमान का मतलब क्या है? सूर्य का द्रव्यमान। और दूसरा, ये श्वेत वामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा होती है। ठीक। तीसरा,
इस सीमा के बाहर के जो तारे हैं, किसके बाहर के, इससे ज्यादा वाले तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। तीनों पॉइंट आपको क्लियर है? मुझे पूरा विश्वास है आपको क्लियर हो गया। तो भैया जो चंद्रशेखर थे, उन्होंने श्वेत वामन के तारों के जीवन अवस्था के बारे में ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि चंद्रशेखर सीमा किसके बारे में है? श्वेत वामन तारों की जीवन अवस्था के बारे में, श्वेत वामन तारों के जीवन अवस्था के बारे में। क्योंकि इस सीमा से नीचे रहते ही लाल दानव तारा की जो जर्नी है वो श्वेत वामन तारा के रूप में स्टार्ट होती है। अब भैया इन्होंने इतना महान काम किया है तो देखो नोबेल तो बनता है ना, नोबेल तो बनता है। तो इनको एस चंद्रशेखर को 1983 में W.A. फाउलर के साथ खगोल भौतिकी का नोबेल मिला। कब मिला? 1983 में। अच्छा, इंडिया ने वर्ल्ड कप कब जीता था बताइएगा? तो वर्ल्ड कप के टाइम से इसे जोड़कर याद कर लेंगे आप, ठीक। एस चंद्रशेखर को नोबेल कब मिला था चंद्रशेखर सीमा के लिए? 1983 में। किसके साथ? W.A. फाउलर के साथ। अब देखो, आपने ये तो समझ लिया कि भैया अगर लाल दानव तारा है और वो सौर द्रव्यमान गुणा 1.44 की सीमा से कम है उसका द्रव्यमान, तो वो बन जाएगा श्वेत वामन। श्वेत वामन बन जाएगा अंततः ब्लैक वामन, और ब्लैक वामन अंततः ठोस पदार्थों में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अगर उसका द्रव्यमान इस चंद्रशेखर सीमा से ज्यादा है तो क्या? भाई बता दो, अब तो बहुत देर हो गई, तब क्या होगा? तो देखिए, अगर तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने से अधिक है तो उसमें होगा भैया एक बड़ा विस्फोट। क्या होगा? बड़ा विस्फोट। और उस विस्फोट का नाम क्या होगा? उस विस्फोट का नाम होगा सुपरनोवा विस्फोट। अच्छा, मैं बता देता हूँ वो विस्फोट कैसे होता है। देखिए, उसके केंद्र में हाइड्रोजन खत्म हो गई, हीलियम बची है। उसकी जो तारे की बात चल रही है, तारे की सतह है, वहां भी धीरे धीरे हाइड्रोजन खत्म होती जा रही है। अब जैसे ही धीरे धीरे ये हाइड्रोजन खत्म होती जाएगी ना, तो इसका जो बाहर का जो द्रव्यमान है वो कम होता जाएगा, विकिरण कम होता जाएगा, विकिरण निकलता जाएगा और विकिरण उत्सर्जित होता जाएगा, तो इसका जो द्रव्यमान है कम होता जाएगा, जिस वजह से ये केंद्र की तरफ झुकने लगेगा। अब होता क्या है कि इसकी जो बाहर की सतह है वो इसके केंद्र में जाकर घुस जाती है, यानी कि झुक जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि 1.44 गुणा सौर द्रव्यमान से ऊपर के द्रव्यमान वाले तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने आप में ही नष्ट हो जाते हैं भीतर की तरफ, केंद्र की तरफ। अब भैया देखो, दो परिस्थितियां बनती है इस विस्फोट में भी। इस विस्फोट में दो परिस्थितियां बनती हैं। क्या दो परिस्थितियां बनती हैं? एक परिस्थिति बनती है कि सुपरनोवा विस्फोट के बाद एक संभावना है कि जो रेड जाइंट स्टार था वो न्यूट्रॉन तारा बन जाए। और भैया एक संभावना है कि सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो रेड जाइंट स्टार है वो ब्लैक होल बन जाए। अब वो कैसे कैसे होता वही तो बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। रुकिए थोड़ी देर, बता देता हूँ अभी। तो न्यूट्रॉन स्टार कब बनेगा, न्यूट्रॉन तारा कब बनेगा? अभी देखिए, मान लीजिए कि एक तारा है रेड जाइंट स्टार, और इसका जो मान है, रेड जाइंट स्टार का जो द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से अधिक है। 1.44 गुना से क्या है? अधिक है। मैं इधर लिखता हूँ इसको, देखो, 1.44 गुना से अधिक है रेड जाइंट स्टार का। आर का मतलब रेड जाइंट स्टार। लेकिन सूर्य के द्रव्यमान के 2 गुने से कम है या बराबर है। सूर्य के द्रव्यमान के 2 गुने से कम है या बराबर है। तो ये रेड जाइंट स्टार क्या बन जाएगा भैया? ये रेड जाइंट स्टार बन जाएगा न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन तारा। मेरी बात आपको समझ में आई? मैं एक बार फिर इस एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पार्ट है। देखिए, इधर है ये रेड जाइंट स्टार आर। मान लीजिए इसका द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना कर लो उससे कम। उससे क्या है? उससे
कम है। कैसे लगाते हैं कम का साइन? ऐसे, उससे कम है। तो भैया ये बन जाएगा क्या? व्हाइट ड्वार्फ। और व्हाइट ड्वार्फ अंततः बन जाएगा ब्लैक ड्वार्फ। और ब्लैक ड्वार्फ अंततः ठोस पदार्थों में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्षुद्र ग्रह बन जाए, मतलब ठोस पदार्थ बन जाएगा। ठीक। और अगर दूसरी कंडीशन कि इसका जो द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने से अधिक है। क्या है? अधिक है। तो इसमें क्या होगा? सुपरनोवा विस्फोट। बाहर की जो सतह है वो केंद्र की तरफ विस्फोट कर जाएंगे, घुस जाएंगे केंद्र में जाके। लेकिन 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 अब इसके बाद दो परिस्थितियां बनती है कि इसका जो द्रव्यमान है रेड जाइंट स्टार का, वो सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने से तो अधिक है, लेकिन सूर्य के द्रव्यमान के 2 गुने से कम या उसके बराबर है। समझ गए? तो ये रेड जाइंट स्टार क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा भैया न्यूट्रॉन स्टार। क्या बन जाएगा भैया? न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। तो भैया मुझे एक बात और बता दीजिए। क्या बता दीजिए? अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन सी बनी पड़ी है। न्यूट्रॉन स्टार बना दिया। तो भाई मुझे एक बात बता दीजिए कि मान लीजिए इस रेड जाइंट स्टार का जो द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान के 2 गुने से भी अधिक है। क्या है? 2 गुने से भी अधिक है। ये अधिक का साइन लगाया मैंने, ऐसे अधिक है। तब क्या होगा? मान लीजिए कि ये 3 गुना है। क्या है? मान लीजिए इस रेड जाइंट स्टार का जो द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान का 3 गुना है या उससे भी अधिक है। तो भैया ये जो रेड जाइंट स्टार है वो बन जाएगा एक ब्लैक होल। वो बन जाएगा एक ब्लैक होल। मुझे लगता है कि मैंने आपको बढ़िया इक्वेशन बना के एकदम समझा दिया है। अब आपको बिल्कुल भी ये डाउट नहीं रहेगा। अब न्यूट्रॉन स्टार के बारे में मैं आपको बेसिक फैक्ट्स पढ़ा देता हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। तो न्यूट्रॉन स्टार कब बनता है? जब रेड जाइंट स्टार का जो द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान के 2 गुने से कम या बराबर है। ठीक है, 2 गुने से कम या बराबर है। यहाँ 2 गुना ही इसलिए लिखा है क्योंकि एसएससी ने एग्जैक्टली यही सवाल पूछा है जो मैं आपको स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जिसका 2 गुने से कम है लेकिन सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने से अधिक है। और सूर्य के द्रव्यमान गुणा 1.44 को क्या बोलते हैं भैया? चंद्रशेखर सीमा। और चंद्रशेखर को कब मिला नोबेल? 1983। किसके साथ? W.A. फाउलर के साथ। भूलना नहीं है, सारी चीजें याद रखनी है। तो न्यूट्रॉन तारा पर वापस आते हैं। कब होगा? जब सूर्य का द्रव्यमान के 2 गुने से कम या उसके बराबर है। आगे बढ़े। जब सुपरनोवा विस्फोट होता है तो उसके बाद जो बचा हुआ अत्यधिक घनत्व वाला केंद्रीय भाग होता है न्यूट्रॉन तारा। सुपरनोवा विस्फोट हो गया, उसके बाद बाहर की सतह तो घुस जाएंगे केंद्र में। अच्छा, बाहर की तरफ विस्फोट नहीं होता है, अंदर की तरफ विस्फोट होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने से अधिक होता है, इसीलिए कहते हैं। ठीक है, तो बचा हुआ अत्यधिक घनत्व वाला केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? न्यूट्रॉन तारा। क्लियर है भैया? हाँ क्लियर है, कह दो हाँ क्लियर है। अब ये न्यूट्रॉन तारा क्या है आखिरकार? तो न्यूट्रॉन तारा है कि अत्यधिक गति से चक्कर लगाने वाले न्यूट्रॉन से बना हुआ एक तारा न्यूट्रॉन तारा है। समझ गए? इसमें आपको जो भी मिलेगा सिर्फ न्यूट्रॉन्स मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन्स। ठीक, इसके सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में संगठित होते हैं। अच्छा, इसकी एक विशेषता क्या है? क्या कि जैसे ये मान लीजिए तारा है ना, तो इससे ऐसे करके हमेशा रेडियो तरंगें उत्सर्जित होती हैं, तीव्र रेडियो तरंगें उत्सर्जित होती हैं। आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि तारे का वो कौन सा स्वरूप है जिससे तीव्र रेडियो तरंगें उत्सर्जित होती रहती हैं? तो वो कौन सा तारा है भैया? वो है न्यूट्रॉन तारा। और आपको ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इसी न्यूट्रॉन तारे को पल्सर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्सर। पल्सर बाइक सुनी है ना? पल्सर बाइक है ना, काफी फेमस थी पल्सर बाइक एक टाइम पर। तो इसको पल्सर भी कहते हैं। तो पल्सर नाम कहाँ से लिया है भैया? न्यूट्रॉन तारे से लिया है पल्सर नाम। अब आपके सामने पल्सर गाड़ी आएगी तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि भाई ये न्यूट्रॉन तारा है, ये पल्सर नहीं है, ये न्यूट्रॉन तारा है।
चलिए, न्यूट्रॉन तारा के बारे में पढ़ लिया हमने। अब पढ़ते हैं ब्लैक होल के बारे में। बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। क्या? ब्लैक होल। मैंने बताया कि जब तारे का द्रव्यमान, कौन सा तारा? रेड जाइंट स्टार का द्रव्यमान, लाल दानव तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के या तो 3 गुने से अधिक हो या फिर 2 गुने से अधिक हो। 2 गुने से अधिक है तो छोटा ब्लैक होल बनेगा, और अगर 3 गुने से अधिक है तो एक बड़ा ब्लैक होल बनेगा, मैसिव ब्लैक होल बनेगा। ठीक, तो ब्लैक होल कैसे बनता है भैया? सुपरनोवा विस्फोट के बाद बनता है ब्लैक होल, जब रेड जाइंट स्टार का द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो, सूर्य के द्रव्यमान का 2 से 3 गुना हो। ठीक, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? देखिए, मैंने यहाँ इंग्लिश में लिखा है, स्टार विच हैज कोलैप्स्ड, स्टार विच हैज कोलैप्स्ड इनटू इटसेल्फ, जो अपने आप में अंदर की तरफ, अपने आप में अंदर की तरफ क्या हो चुका है? विस्फोट हो चुका है, कोलैप्स हो चुका है, अपने आप में धंस चुका है। एंड हैज लार्ज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस, जिसका जो मतलब बहुत तीव्रता से घूम रहा है, जिसका त्वरण बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके सतह पर जो गुरुत्वाकर्षण है, जो गुरुत्व बल है, वो बहुत ज्यादा है। गुरुत्व बल बहुत ज्यादा होने के कारण ये बहुत तीव्र गति से घूम रहा होता है। ये इसकी डेफिनेशन है इंग्लिश में। हिंदी में भी मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसा तारा जो अपने आप में ही क्या हो चुका है? कोलैप्स हो चुका है, विघटित हो चुका है अपने आप में अंदर की तरफ, और वो बहुत तीव्र गति से घूम रहा है क्योंकि उसका जो गुरुत्वाकर्षण है, जो गुरुत्व त्वरण है, वो बहुत ज्यादा है उसकी सतह पर। ठीक, समझ गए? इसका निर्माण कब होता है? वो तो भैया मैंने आपको बताया ही, जब न्यूट्रॉन तारे में द्रव्यमान एक ही स्थान पर संकेंद्रित हो जाए। हालांकि न्यूट्रॉन तारे से इसका बहुत ज्यादा संबंध है नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे रेड जाइंट स्टार है, तो हो सकता है कि वो पहले न्यूट्रॉन तारे के फेज में आए और वो न्यूट्रॉन तारे के बाद ब्लैक होल बन जाए। इस बात की संभावना भी है, लेकिन डायरेक्ट भी ब्लैक होल बनते हैं। हो सकता है कि वो न्यूट्रॉन तारे वाले फेज में प्रवेश करे ही ना। समझ गए? क्लियर है? या फिर जब न्यूट्रॉन तारे की मृत्यु हो रही होती है तब भी ब्लैक होल का निर्माण हो जाता है। तो आप ये 2 पॉइंट याद रखेंगे। ये तो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन को मैंने एक शब्दों के रूप में पिरो दिया है। और ये इसका निर्माण कब होता है? जब जो तारा है, जो रेड जाइंट स्टार है, अपने आप में कोलैप्स होता है। अब इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं कि ब्लैक होल होता क्या है। कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान है जहां गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक है। कितना अधिक है? इतना अधिक है, इतना अधिक है कि यहाँ से प्रकाश भी नहीं गुजर सकता, प्रकाश भी नहीं गुजर सकता। यानी कि आप इसे देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको कोई भी चीज देखने के लिए क्या जरूरी है कि प्रकाश वहां तक जाए, किसी भी वस्तु तक, और उस वस्तु तक जाकर प्रकाश टकराए और टकरा कर आपकी आंखों में आए, तब जाके आप किसी चीज को देख पाते हैं। अब जब इसका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है जिससे प्रकाश गुजर ही नहीं रहा है भाई, तो प्रकाश जाएगा लेकिन टकरा कर वापस नहीं आ पाएगा, तो भैया आप उसको नहीं देख पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का जो स्थान होता है वो एकदम काला होता है। क्यों? क्योंकि भैया प्रकाश लौट के ही नहीं आ रहा है, तो आप देखेंगे कैसे? अब अच्छा, ये बताइए कि जब प्रकाश लौट के नहीं आ रहा तो तुम्हें पता कैसे चलता है, जब तुम उसे देख नहीं पा रहे? तो पता ऐसे चलता है कि इसके आसपास का जो प्रकाश होता है ना, वो इसकी तरफ को भागता है इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण, और इसमें समाता रहता है प्रकाश। तो इसकी पुष्टि जो होती है प्रकाश के पथ विचलन द्वारा होती है। प्रकाश का पथ कैसा होता है? प्रकाश तो भैया सीधी रेखा में चलता है, लेकिन जहाँ ब्लैक होल होगा वहां प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलेगा, वो इसकी तरफ बुझता हुआ चला जाएगा, क्योंकि ये अपने पास से गुजरने वाले प्रकाश का क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है। ये जो ब्लैक होल है वो एक परमाणु जितना छोटा भी हो सकता है, लेकिन उस एक परमाणु का द्रव्यमान इतना होगा, इतना होगा कि कम से कम सूर्य के द्रव्यमान के 2 गुने से तो ज्यादा ही होगा। और भैया ये बहुत बड़ा भी हो सकता है। इसकी सर्वप्रथम जानकारी
हमारे देश के एस चंद्रशेखर द्वारा दी गई थी 1930 में। आपको यह सुनकर बिल्कुल गर्व होना चाहिए कि ब्लैक होल की जानकारी एस चंद्रशेखर द्वारा दी गई थी। यहाँ ब्लैक होल के बारे में मैंने कुछ चीजें यहाँ मतलब पेस्ट कर दी हैं। ये इंग्लिश में है लेकिन मैं तुम्हें हिंदी में बताने वाला हूँ। यह है ब्लैक होल। कहाँ है ब्लैक होल? ये रहा, ये चित्र है इसका भैया। देखो ऐसा होता है कि जो इसके आसपास का पूरा क्षेत्र है ना, देखिए ये काला स्थान दिख रहा है आपको, ये हमारी कल्पना द्वारा बनाया गया है, क्योंकि ब्लैक होल आप देख नहीं सकते। तो इसके आसपास ऐसे सारी चीजें ऐसे घूमती रहती हैं। ये धूल और गैस के बादल हैं चारों तरफ। क्यों है ये बादल? क्यों भैया, इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि आसपास दूर दूर से ये तारों को अपने आप में समेट लेता है। और ये देखो प्रकाश, प्रकाश ऐसे घुस जाता है इसमें। प्रकाश ये पूरे के पूरे मतलब जो स्टार्स होते हैं ना, तारे होते हैं, उन्हें अपने आप में समा लेता है। कैसे समा लेता है? ऐसे आएंगे और वो ऐसे नीचे चले जाएंगे। अब ये तो रहस्य है कि गुरुत्वाकर्षण में मतलब ब्लैक होल में घुसने के बाद ये कहाँ चले जाते हैं। और इसी को मतलब साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि इसमें जाने के बाद व्यक्ति शायद किसी दूसरे गैलेक्सी में जाकर या किसी दूसरे ब्रह्मांड के दूसरे हिस्से में जाकर निकल जाए। ऐसे अनुमान भी लगाए जाते हैं। चलो अच्छा, इसकी विशेषताओं पर बात कर लेते हैं। देखो इसमें एक शब्द होता है सिंगुलैरिटी। क्या? सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी इंग्लिश में भी सिंगुलैरिटी और हिंदी में भी सिंगुलैरिटी बोलते हैं। कोई भी हिंदी वाला ये नहीं कहेगा कि इसकी हिंदी बताओ। हिंदी में भी सिंगुलैरिटी है। ले के ऊपर दो ए की मात्रा, रे ई टे ई, सिंगुलैरिटी। ठीक है, क्या होता है सिंगुलैरिटी? इसका केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र। जहां पूरा के पूरा जो मैटर होता है ना, वो मतलब अनंत घनत्व होता है इसके केंद्र का। मैटर इतना डेंस होता है, इतना सघन होता है कि उसका घनत्व अनंत होता है। यानी आपने अगर एक चम्मच इसके केंद्र में से एक चम्मच भर ब्लैक होल ले लिया ना, तो मतलब क्या बताऊं, 2-4 पृथ्वी उसमें आ जाएंगी। इतना वजन, इतना डेंस होता है इस तरह। बट देखिए अब ये कल्पनाएं हैं, बट ऐसी चीजें साबित होती जा रही हैं। ठीक है, समझिएगा। सिंगुलैरिटी क्या है? ब्लैक होल का केंद्र जहां अनंत घनत्व है। समझ गए? इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या है? इवेंट होराइजन। याद रखिएगा, पहली टर्मिनोलॉजी क्या है? सिंगुलैरिटी। दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या है? इवेंट होराइजन। हिंदी में इसका मतलब इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन क्या होता है कि ब्लैक होल में एक ऐसा स्थान, ब्लैक होल में एक ऐसा स्थान कि वहां उस उस स्थान को क्रॉस करने के बाद कोई भी चीज ब्लैक होल में से वापस नहीं आ सकती। ब्लैक होल में एक ऐसा स्थान, एक ऐसी रेडियस अराउंड ए सिंगुलैरिटी, यानी उसके केंद्र के चारों ओर एक ऐसी रेडियस, जैसे मान लीजिए यहाँ तक मान लीजिए ये आर है। ठीक है, ये आर है और यहाँ तक की जो दूरी है मान लीजिए ये इवेंट होराइजन है। और ऐसे करके इवेंट, यानी कोई भी वस्तु अगर इस रेखा को पार कर गई तो फिर इस ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो उसे इस ब्लैक होल में समाने से रोक सके। इसको कहते हैं इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन यानी कि ऐसी सीमा जहां से लौटने का कोई बिंदु नहीं होता, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। समझ गए? और तो दो ही चीजें आपको याद रखनी है, आपसे सिर्फ दो ही चीजें पूछी जा सकती हैं। सिंगुलैरिटी जो इसका केंद्र होता है, और इवेंट होराइजन जिस एक ऐसा पॉइंट जिसे क्रॉस करने के बाद लौटने की कोई संभावना नहीं होती है। और आप पढ़ना चाहें तो आप इसे पढ़ सकते हैं, एक्रेशन डिस्क। एक्रेशन डिस्क। एक्रेशन डिस्क क्या होता है कि ब्लैक होल के चारों ओर सुपर हीटेड गैस और डस्ट, सुपर हीटेड मतलब बहुत ज्यादा गर्म गैस और धूल होती है जो उसके चारों ओर मतलब चक्कर लगाती रहती है। कितनी स्पीड पर? इमेंस, एकदम अनंत स्पीड पर चक्कर लगाती रहती है। और इसकी विशेषता ये होती है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी एक्स किरणों का उत्सर्जन होता है इस घूमते हुए धूल एवं जो गैस के कण हैं उनसे। ब्लैक होल से तो कुछ भी चीज नहीं आ सकती।
तो ब्लैक होल आपको क्लियर है, मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया है। आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिख दी गई हैं, आप पढ़ लीजिए, पढ़ना आप चाहें तो, अदरवाइज पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, देखिए मैंने इवेंट होराइजन बता दिया। ऐसे इवेंट होराइजन के नाम पर एक इवेंट होराइजन टेलीस्कोप भी थी, जिसको 2019 में 19 में इस इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने एक ब्लैक होल की इमेज भेजी थी। ठीक है, इमेज भेजी थी मतलब अनुमान लगाकर इमेज भेजी थी। और सबसे पहले आइंस्टाइन ने इसको प्रिडिक्ट किया था, इवेंट मतलब इसको ब्लैक होल को 1916 में। लेकिन जो जानकारी दी असली वो एस चंद्रशेखर द्वारा दी गई थी 1930 में। उन्होंने तो बस एक अनुमान लगाया था। ठीक है, तो ब्लैक होल के बारे में आपको बस इतना ही जानना था, बाकी आपको जानना है तो यहाँ चीज़ें लिखी हुई है। तो इस तरह तारों का जो चैप्टर था वो भाई यहाँ समाप्त होता है। तारों के बारे में आपने डिटेल में समझा। जो तारों की स्टेज मैंने आपको बताई वो मैंने यहाँ पर चित्र के रूप में लगा दिए। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार है। देखिए एक नेब्यूला होता है जो मैंने आपको बताया, जो कि क्या होता है, गैस और धूल का कण, धूल के बादल। नेब्यूला के बाद बनती है स्टेलर नर्सरी। क्या बनती है? स्टेलर नर्सरी, जो कि इसमें नहीं लिखी है। स्टेलर नर्सरी के बाद बनता है प्रोटो स्टार, जिसमें अभी तक न्यूक्लियर फिशन यानी नाभिकीय संलयन स्टार्ट नहीं हुआ है। इसके बाद जो प्रोटो स्टार है वो पूर्ण स्टार बनता है जब उसमें नाभिकीय संलयन स्टार्ट हो जाता है। पूर्ण स्टार बनने के बाद वो रेड जाइंट स्टार बनता है। और रेड जाइंट स्टार में फिर भाई दो कैटेगरी बन जाती है, एक जो श्वेत वामन बन जाएगा और एक जो न्यूट्रॉन तारा और ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक है, ये है न्यूट्रॉन तारा। और देखो ये इसमें से ऐसे निकलती रहते हैं किरणें, जो मैं बता रहा था कि मतलब रेडियो तरंग निकलती रहती है न्यूट्रॉन तारे से, ऐसे निकलती रहती है फुहार। ठीक, तो इस तरह तारा भैया तारे वाला चैप्टर समाप्त होता है। हम अगले टॉपिक में मिलेंगे। इस सेशन को छोटा ही रखते हैं और ठीक है, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़िए अच्छे से, मस्त रहिए, नौकरी लीजिए, शादी करिए, बच्चे करिए और एकदम प्रसन्नता के साथ अपना जीवन व्यतीत करिए। धन्यवाद।